नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अमनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से पे आइए स्वागत कर लेते हैं अंबर जैदी जी का। अंबर जैदी जी का चेहरा आपने स्थापित मीडिया के तमाम चैनलों पर बड़ी तगड़ी और सावगोई से बहस करते हुए देखा होगा हर विषय पर। अंबर जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, बहुत धन्यवाद अवनीश जी, आपने अपने चैनल पर मुझे इनवाइट किया और अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। स्वागत। अंबर जी, आज जरा एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस पर अलग अलग चर्चाएं तो होती हैं, टुकड़े टुकड़े में होती हैं, लेकिन मैंने आज इसे पूरे एक वीडियो का विषय बनाया है और खास तौर से आपके साथ, जी। क्योंकि इस विषय पर मैंने देखा है लोग जब बात करते हैं तो एक तरह से आरोप लगा देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो वजह हैं उस पर बहुत कम बात होती है। हालिया हमले उदाहरण बहुत हैं। हमारे कभी ब्रिगेडियर साहब ने, जनरल साहब ने आधे मोर्चे की बात की तो उस पर भी तमाम बातें होती हैं, लेकिन हालिया जो ईरान के साथ इजराइल का या अमेरिका का, बाकी सऊदीया का जो कुछ भी चल रहा है उसका हमारी जमीन से कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमारी ऑयल सप्लाई, हमारी गैस सप्लाई, हमें हो रही असुविधाएं हैं, तो निश्चित तौर पर हम तो ये चाहेंगे, कौन भारतीय नहीं चाहेगा। आप चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं, हमारे सारे चाह रहे हैं कि भैया जो कुछ भी चल रहा है वो खत्म। लेकिन इसके अलावा एक भारत की सरकार का अपना स्टैंड होता है और हम भारतीयों का या किसी भी भारतीय का ये फर्ज होता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो उसकी सरकार का औपचारिक स्टैंड हो उसके साथ हो। ईरान को लेकर ऐसा नहीं हो रहा। ईरान के लिए सहायता जुटाई जा रही है, वो भी हमने सब देखा, बर्तन से लेके, गहने से लेके तमाम चीजें। अभी जब एक सो कॉल्ड सीज फायर आया तो उसके बाद ये हुआ कि साहब ईरान जीत गया, ईरान जीत गया, केक काटे गए। भारत में ईरान के लिए इतना ज्यादा समर्थन, और वह भी केवल भारत के मुसलमानों द्वारा, मैं बड़ी साफगोई से बोलूंगा, जिनमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब शामिल। सवाल ये होता है कि हमारी सरकार कहीं और साहब भारत का मुसलमान कहीं और, इस मामले को लेके सरकार के स्टैंड से भी अलहदा, भारत के हितों से भी अलग। ये प्रवृत्ति क्या इस बात को साबित नहीं करती कि भाई साहब आप वाकई में भारत में रह के भारत के लिए ही सोचना हमारा धर्म है, या कुछ और भी धर्म है, मैं उसे मजहब कह दूं। क्या कहना है आपका? देखिए अवनीश जी, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज हम जिस तरह से बात कर रहे हैं इस मुद्दे पर, इस पे काफी चर्चा भी हो रही है जब से 28 फरवरी को ये स्ट्राइक हुई थी इसराइल और यूएस द्वारा। तो उसके बाद से जिस तरह से हमने देखा कि ईरान का भी रिटेलिएटरी एक्शन पूरे गल्फ नेशंस में, और जिस तरह से सारी चीजें हुई सो फार, अभी 2 दिन पहले तक जो स्थिति बनी थी, इनफैक्ट वो सारी चीजें अभी भी बनी हुई है। वो सीज फायर जो पाकिस्तान ने कराया था वो 2 घंटे भी नहीं टिक पाया, क्योंकि इसराइल ने लेबनान पे अटैक कर दिया, और जो पॉइंट्स प्रेजेंट किए थे पाकिस्तान ने ईरान को लेकर उसमें लेबनान भी था। लेकिन ऑफ कोर्स इसराइल तो लेबनान पे अटैक कर रहा है। वो बातें सारी अलग है कि सारा पूरा जो ये पीस प्रोग्राम था सारा बैक टू पवेलियन 1 हो चुका है। अब यहाँ से हम बात करते हैं भारत की और भारतीय मुसलमानों की। ये बात सच है कि जितनी शिद्दत के साथ जो फंड जुटाया गया, इतनी शिद्दत और किसी काम में नजर नहीं आती। लेकिन एक बात यहाँ पर हम उस बात को नहीं हटा सकते कि भारत के जो मुसलमान है, खासतौर से शिया मुसलमान, उनके लिए ईरान जो है वो एक स्पिरिचुअल एपिसेंटर है। सारी गाइडेंस, सब कुछ उनको वहीं से मिलती है। वहीं पे सारे जो श्राइन्स हैं, सारी चीजें हैं, चाहे इराक हो, ईरान हो, तो लोग करबला की चाहे दर्शन के लिए, ज़ियारत के लिए जाएं, या और भी जो श्राइन्स हैं ईरान में उनके लिए जाएं, मशहद और इस तरफ। तो वो एक यहाँ पर वो जुड़ाव है जो भावनात्मक है, और उसको लेकर वहीं से अब देखिए, इसको आप पूरी तरह से भारत के मुसलमानों को ये नहीं कह सकते, क्योंकि मैं खुद एक शिया हूं, और जिस तरह से मैंने पिछले कुछ सालों में भारतीय शिया मुसलमानों में जो बदलाव देखा है, उसको आप पूरी तरह से भारत के मुसलमानों का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि भारत में हमने देखा है कि मदरसों का और इन सारी चीजों का कॉन्सेप्ट है। हमने देखा था मदरसों को अगर आप देखते हैं तो सुन्नी मुसलमानों में मदरसे ज्यादा हुआ करते थे। अब शिया मुसलमानों में बड़े मदरसे, इनफैक्ट दिल्ली में मदरसे खुल रहे हैं, वो ईरान से फंडिंग आ रही है। आप लड़कियों को, मैं अपने आसपास जो लड़कियां नॉर्मल मेरे जैसे घूमती थी या फिर शलवार सूट दुपट्टा ओढ़ लेती थी,
अब वो ईरानी अबाया में घूम रही थी पिछले 10-12 साल से, जो मेरी खुद की अपनी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं जब से सारी चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया है, तब से मैं भी देख पाई। तो इसमें अगर भारत में फंडिंग आ रही है, क्योंकि ईरान जो है वो अपनी आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट को पुश करता है, सेफ गार्ड करता है। भारत में बड़ी संख्या में शिया मुसलमान है और भी मुसलमान है। अगर पूरे फिलिस्तीन, गाजा और इस सब के मसले को देखा तो आप गल्फ नेशंस की जनता को अलग देखिए, ऑल अक्रॉस मुस्लिम्स पूरे वर्ल्ड में, और जो लीडर्स हैं वो अलग है। अब गल्फ नेशंस के लीडर्स का तो अपने अपने इंटरेस्ट है, यूं ही चाहता है कि भाई हमारे अपने इंटरेस्ट है, सबको अपना रिलीजियस आइडियोलॉजी से निकलकर सबको अपने बिजनेस इंटरेस्ट सेफ गार्ड करने। मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी की जनता, मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ सऊदी की जनता के प्रेशर की वजह से अब्राहम अकॉर्ड नहीं साइन कर पाए, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था। जनता फिलिस्तीन गाजा के मुद्दे के साथ है। तो चाहे शिया मुसलमान हो, सुन्नी मुसलमान हो, उनके लिए जो ईरान है वो इराक के एक वाहिद एक मात्र एक ऐसा देश है जो गाजा फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा है। और बाकी सारे तो, या अगर अब इस अटैक की बात आती है तो सारे मुसलमान एकजुट हो जाते हैं और मोहम्मद बिन सलमान तक को गालियां पड़ जाती हैं कि भाई देखो ये कैसे मुसलमान है, ये एक अकेला ईरान शेर है जो इस मसले पर आगे बढ़ा। तो ये तो एक हो गया आइडियोलॉजिकल या फिर आप भावनात्मक जिस उसके रिश्ते की बात करते हैं। भारत की हम बात करते हैं तो भारत जो है वो डायलॉग डिप्लोमेसी की बात करता है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में भी उन्होंने किसी एक तरफ होकर, एक साइड होकर किसी की बात नहीं की। भारत ने सीज फायर की बात की, भारत गाजा और जब उस फिलिस्तीन और इजराइल मुद्दे की बात होती है तो उसमें भी क्यों नेशन थ्योरी को सपोर्ट करता है। तो भारत की अपनी पॉलिसी बिल्कुल एकदम साफ है, क्लियर है। हम बिल्कुल नॉन अनाइलमेंट की पॉलिसी फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब बात ये आ जाती है, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से जो चीजें उत्पन्न हुई या फिर उसके हमने जो रिपरकशंस देखे हैं कि एनर्जी शॉक ग्लोबली हमें न देखने के लिए नजर आया, फिर उसमें फर्टिलाइजर भी है, गैस भी है। आज 7 साल बाद 2026 में भारतीय सरकार ने ईरान से फिर से तेल लेना शुरू कर दिया है। तो आज इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि भारत के सिर्फ शिया मुसलमान या फिर भारत के मुसलमान ही चंदा करके उसको बेच रहे हैं। मार्च में जब ईरान की एम्बेसी ने एक ट्वीट किया सपोर्ट के लिए, तो वहां पर हिंदुओं की, इनफैक्ट बीजेपी सपोर्टर हिंदुओं की भी झड़ी लग गई स्क्रीनशॉट्स की जो कमेंट्स में। तो ये भारत की प्रवृत्ति है कि भाई आप जो मजलूम होता है उसके साथ आप खड़े होते हैं। तो कॉमन जो लोग हैं, जनता है, वो ईरान को सपोर्ट कर रही है। ईरान की एम्बेसी ने जब ये, इनफैक्ट इस पे आर्टिकल प्रिंट ने ये आर्टिकल छापा था, मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था, आई थिंक 24 मार्च को ये आर्टिकल निकाला था उन्होंने। तो ये भारत का नेचर है, भारतीय है, क्योंकि ईरान के साथ हमारे सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा कहीं पे वाइडली हमें ये नजर नहीं आ रहा कि जो भारत की पॉलिसी है उसके अगेंस्ट जाके जो भारतीय हैं वो ईरान के समर्थन में जा रहे हैं। भारतीय सरकार खुद ईरान को दवाइयां हैं, राहत सामग्री है, वो सपोर्ट कर रहा है। तो उसी तरह की हेल्प लोग कोशिश करने की कोशिश करें, क्योंकि हमने तो टर्की तक को सपोर्ट किया, हमने तो पाकिस्तान तक को सपोर्ट किया है जब जरूरत रही। तो ये डिप्लोमेसी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है कि यहाँ से एक शुरुआत होती है और आगे आप बेहतर रिश्तों की शुरुआत करते हैं, जहां पर आपको लगता है कि हम, हमारी संस्कृति में कहते भी हैं कि तोहफा इंसान के अच्छे रिश्तों की शुरुआत करता है। तो तोहफा कहें, मदद कहें, ये एक बात है। लेकिन आप पूरी तरह से नहीं कह सकते कि देश विरोध में जाकर खड़े हुए। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जितनी शिद्दत, जितनी मोहब्बत, जितना जज्बा ईरान के लिए नजर आ रहा है, उतनी शिद्दत और जज्बा और किसी मसले पर नजर नहीं आया। ये बात पूरी तरह से बिल्कुल ठीक है। आपने सरकार लेवल पर डिप्लोमेसी की बात की, बिल्कुल हमने तो पाकिस्तान को मदद किया, बिल्कुल करते हैं। हमने बहुत टर्की को किया जब उनके यहाँ अर्थक्वेक आया था। तो इसके अलावा हमने जो कोविड के समय में आपने देखा तो हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी भी की। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सरकार टेक्निकली काम करती है और उसमें एग्जैक्ट तमाम तरह की चीजें होती हैं। अब आते हैं जनता पर। जनता के भावनात्मक, उस पर मजहबी मैं हटा देता हूं। चलिए, भावनात्मक की बात, आपने हिंदू कंट्रीब्यूशन की बात की। वह ईरान जो जम्मू कश्मीर को लेके खिलाफ बयान देता है, वह ईरान जो इस धरती से काफिरों की समाप्ति होने की बात करता है, और उसकी नजर में बट नेचुरल है कि ज्यूज पहले नंबर पे आते हैं और उसके बाद अगर कोई काफिर है तो वो हिंदू बसता है। बड़ी साफ गोई से मैं कह रहा हूं।
अब जब उस ईरान की ये पॉलिसी है, हमारे पर्सिया से रिलेशन थे, लेकिन ये जो मुल्ला इस्लाम है, ये जो मुल्ला ईरान है, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये तो भारत विरोधी है। इसने पाकिस्तान और भारत के बीच में किसका पक्ष लिया है, ये सबने देखा है। अब ऐसे में इस सेंटिमेंट का क्या करें हम? सरकार की तो अपनी मजबूरी है, डिप्लोमेटिक मजबूरी है। लेकिन ये कौन-सा सेंटिमेंट है कि वो पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर उसको करना चाहता है, वो समाप्ति चाहता है काफ़िरों की। तो आखिर ये सेंटिमेंट क्या है? फिर कैसे देखा जाए इस मुल्ला ईरान के रेज़िम को? देखिए पर्सिया से हम हमारे कल्चरल रिलेशन रहे हैं, ये बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ रही हूँ, बिल्कुल। और जब इस तरह की ट्वीट लिखी गई थी और उस वक़्त हमने भी इस पे काफ़ी बात की थी कि जब कश्मीर और सबको लेकर इनफैक्ट ये भी कहा गया था कि गाज़ा फ़िलिस्तीन के मुसलमानों जैसा स्थिति भारतीय मुसलमानों की। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है या फिर जो प्रूवन फैक्ट्स हैं, जो पहलवी जो रिजीम था वो तो ओपनली पाकिस्तान के साथ पूरा समर्थन में था। फिर भी जो ये मुल्ला रिजीम रहा है, ये उतने खुलकर भारत के साथ भारत के खिलाफ नहीं आया है। कुछ चीज़ों पर जैसे कि कश्मीर का मसला है, उस पर वो पाकिस्तान के या ओआईसी में इस तरह से नज़र आते हैं। लेकिन देखिए अगेन यहाँ पर डिप्लोमेसी हमारे लिए आ जाती है, क्योंकि भारतीय सरकार को सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। आप पूरी तरह से ईरान के साथ कट ऑफ नहीं कर सकते। ईरान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एनर्जी की बात करें, क्योंकि देखिए जनता के सेंटिमेंट अलग होते हैं, भारत की जो सरकार की जो डिप्लोमेसी होती है वो देश हित को लेकर वो आगे वो चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया तो हमने उनसे रिश्ते खत्म किए और हम अपना बड़ा नुकसान, क्योंकि जो डिप्लोमेसी होती है, जो सरकार की नीति होती है, दूरदर्शिता के साथ चलती है। आज देखिए जिस तरह से इनिशियली एक हमें नजर आ रहा था, जैसे 28 फरवरी हुई थी, लोगों को लगा था कि भारत की जो सरकार है वो शायद यूएस के साथ जाकर खड़ी हो जाएगी और यूएस जीत चुका है। एक ऐसा परसेप्शन हमें मीडिया में नजर आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे आम लोगों के बीच में भी वो परसेप्शन और वो उनका ओपिनियन शिफ्ट हुआ। इनफैक्ट जो लोग बीजेपी और आरएसएस सपोर्टर, वो भी यूएस और जो इजराइल है उनकी जो नीतियां हैं उसको लेकर खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात हिंदू मुसलमान या बीजेपी आरएसएस की, यहाँ पर भारत के हित की बात है। अगर ईरान में आकर यूएस बैठ जाता है तो वो हमारे लिए भी जो हमारे बड़े राष्ट्रहित हैं या नेशनल इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले तो हमारे लिए बहुत बड़े खतरे यहाँ पर हो जाते हैं। और साथ ही साथ अभी पाकिस्तान को लेकर भी आपने देखा कि किस तरह से पीस और इस तरह की बात चली, लेकिन हमें समझ में आ रहा था कि पूरी तरह से टैक्टिकल पॉज है और वो साबित भी हुआ और ये चलने ही वाला। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी ये है, और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पोजीशन है, वो जिस तरह से आप जानते हैं कि बलूचिस्तान और उस सब के लिए उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, इसके अलावा कोई और सहारा नहीं है। आप देखेंगे पैरेलली जो हमने देखा है कि भारत में भी सारी चीजें, तैयारियां, हाई लेवल मीटिंग्स, मॉक ड्रिल्स और सारी चीजें आपको नजर आई, और इसी ड्यूरेशन में भारतीय सरकार ने और अपनी तैयारियों को मजबूत किया है, क्योंकि हमारे ही बैकयार्ड में अगर इस तरह की चीजें होंगी तो हमें सतर्कता बरतनी पड़ेगी। और आप ओपनली इस तरह से ईरान के खिलाफ नहीं जा सकते, आपको ईरान का भी साथ देना पड़ेगा और आपको दोनों तरफ से, यही भारत की डिप्लोमेसी रही है, आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। लेकिन जनता के जो सेंटिमेंट, ऑफ कोर्स जिस तरह की चीजें सामने आई हैं उसको लेकर लोगों के बीच में गुस्सा है, और उसमें से मैं खुद भी एक हूँ, क्योंकि मैंने भी उस वक्त रोज उसका प्रदर्शन किया था। और बिल्कुल बुरा लगता है अगर आप हमारे देश की सॉवरेनिटी पर या फिर जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं उस पर आकर अगर आप बात करते तो बिल्कुल हमें बुरा लगेगा। मैं पहले भारतीय मुसलमान हूँ, सॉरी पहले मैं भारतीय हूँ फिर मैं मुसलमान हूँ, तो ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन आम लोग जो होते हैं, जिन लोगों को जो सिर्फ रिलीजियस सेंटिमेंट से चलते, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इन सारी चीजों को में डिफरेंशिएट करना। वो बिल्कुल सड़कों पर रोने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अगेन मैं फिर से यही बोलती हूँ कि इतनी हद तक पेनिट्रेशन, लोगों का ब्रेन वॉश, लोग इस हद तक उनका जो माइंडसेट है, सारी चीजें डेवलप हो रही हैं, उसमें सरकार को भी नजर रखनी पड़ेगी कि कहाँ से फंडिंग आती आई है और किस पर्पस से आती आई है, हमारे देश में क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं। जब हमारे जैसे आम लोग इन सारे बदलावों को ऑब्जर्व कर पाते हैं तो सरकार तो ऑफ कोर्स आगे जो आने वाले 10 साल में, क्योंकि कोई भी सारी चीजें से नेचुरली नहीं होती, सब कुछ कैसे हो रहा है, आगे क्या होगा, कब वॉर होगी, कब कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होगा, कब पॉज होगा, कब परमानेंट सीज फायर होगा,
ये सारी चीजें लिखित होती हैं, सारी चीजें लिखित हैं और सब सरकार को पता है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों पे सरकार को खास ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन कौन से देशों से किस तरह की, जैसे कि अभी एफसीआरए अमेंडमेंट हुआ, लेकिन उस सब में आप इस चीज का भी ध्यान रखें ना कि जो रिलीजियस प्रीचिंग और सबके नाम पर जो फंडिंग आ रही है उसके पीछे का उद्देश्य, क्योंकि एफसीआरए का मकसद ही ये है कि जो फंडिंग आ रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो और उसका जो इस्तेमाल है वो देश में किन गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। सिर्फ कन्वर्जन नहीं, बल्कि जो आइडियोलॉजिकल जो आप इस तरह की बात करते हैं, जिस तरह के चेंजेस या ब्रेन वॉश या फिर इस तरह के माइंडसेट डेवलप किए जा रहे हैं, उस पर भी खास तौर से ध्यान रखा जाए। उसमें चाहे सऊदी से फंडिंग आए, चाहे ईरान से फंडिंग आए, या कहीं से भी आए, तुर्कमेनिस्तान से आए, तेहरान से आए, कहीं से भी आए, आपको अपने देश में आ रही हर एक जो चवन्नी है उस पर ध्यान रखना है कि उसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे हो रहा है। क्योंकि इवेंचुअली कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदू को कन्वर्ट करके सिख बना दिया, क्रिश्चियन बना दिया जाए, पंजाब को पूरा के पूरा क्रिश्चियन बना दिया जाए। हमारे सामने है पंजाब में पग वाले क्रिश्चियन घूमते हैं। तो मैं तो बार बार सरकार से कहती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, बार बार हम लोग मैंने अपना पूरा बचपन और अब मैं पूरी आई एम अ ग्रोन अप लेडी और मैंने अपने इतने साल दिए, लेकिन मैं आकर रुक जाती हूँ, कहती हूँ कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हमने अपना जीवन और अपने जीवन की खुशियां सेक्रीफाइस की है। सरकार से ये नहीं होता कि मदरसों पे आप आकर एक थोड़ा सा आप ध्यान रखें, सारा कुछ तो वहीं से चल रहा है, हम क्या कर लेंगे। आप हम आकर जनता में आकर बोलेंगे, हम तो जो बोलते हैं उसके लिए भी हमको सुनना पड़ता है थ्रेट, और एक हम कमरे में बैठकर, घर में बैठकर जिंदगी गुजारते, कहीं जा नहीं सकते। तो आपको सब पता है, आप सब कुछ होने दे रहे हैं क्योंकि आपको पता नहीं वो नोट प्यारे हैं, वोट प्यारे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इसके पीछे का रीजन क्या है, इतना समय लग जाता है इन सारी चीजों को करने के लिए। जो मेन जो जड़ है उस पर वार क्यों नहीं होता, जहां से। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आप अंडर एज बच्चों को स्पेशलाइज एजुकेशन नहीं दे सकते, तो क्यों अब रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर ये सारी चीजें चलती आ रही, जिसकी वजह से आज देश की स्थिति है। ऐसा तो पहले नहीं होता था हमारे देश में। आज से 2-3 डिकेड्स पहले चले जाए, जब इतने सारे मदरसे नहीं हुआ करते थे। आपने ऑफकोर्स ये सारी चीजें देखी होंगी मेरे से ज्यादा, आपके सामने सारे जो चेंज है, ट्रांजिशन आपने देखी है, तो सारा कुछ हो रहा है। सरकार को मुझे लगता है कि स्पेशल इस पर एक रोक की आवश्यकता है। बिल्कुल। एक छोटी सी और बात, और आपने कहा कि मदरसे, अब इसीलिए तो आपको पता ही है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, मदरसे या इस तरह की सारी चीजें ये स्टेट सब्जेक्ट है। और जब उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी वाले, जहां पर कि इंडो नेपाल बॉर्डर के आसपास 350 मदरसे अवैध रूप से उनको ध्वस्त किया जाता है, एटीएस लगाई जाती है योगी आदित्यनाथ द्वारा कि सारे मदरसों का वेरिफिकेशन करे। वहां दूर चले जाइए तो असम में हेमंता विश्व शर्मा, तो फिर आप जानते ही हैं कांग्रेसी इकोसिस्टम। और फिर ये होता है कि भाई साहब, भारत में मुसलमानों का रहना, पढ़ना, लिखना, खाना मुहाल कर दिया गया है। तो ये भी एक है बड़ी टिपिकल पॉलिटिक्स है। तो आपकी चिंता बिल्कुल सही है कि इसके लिए एक नेशनल लेवल पर पॉलिसी। मदरसे में एजुकेशन की जरूरत नहीं है। वो जो लोग कहते हैं, इनफैक्ट जब मदरसा मॉडर्नाइजेशन और मदरसा पे उधर योगी जी ने ये सब सर्वे वगैरह करवाया था, टीवी पे बड़ी बहस हुई थी। तो बड़े बड़े जो ऐसे पैनलिस्ट जो खुद टॉप यूनिवर्सिटीज और बड़े बड़े स्कूल से पढ़कर निकले मुसलमान, वो टीवी पे बैठ के एपीजे अब्दुल कलाम मदरसे से निकले थे। भाई साहब, वो मदरसा नहीं था। पहले मदरसे का मतलब होता था जो स्कूल होते हैं, ये अरबी फारसी का वर्ड है, मदरसा, मकतब और ये सारी चीजें। तो ये वाला मदरसा नहीं था जहां पे आप इस तरह की प्रीचिंग सिखाते। पहले तो सभी बच्चे, हिंदू मुसलमान बच्चे, वो सभी वहीं पे मदरसे में शिक्षा के लिए जाते थे, जैसे आज सरकारी प्राइमरी स्कूल होते हैं, इस तरह के स्कूल होते थे। आप किस तरह की चीजों को बोल के आप बैलेंस करते हैं या नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। हमारे देश के बच्चों को, चाहे वो हिंदू हो वो मुसलमान हो, क्योंकि बहुत सारे हिंदू बच्चे भी जाते हैं रूरल एरियाज में इस तरह के, क्योंकि वहां पे बेसिक स्कूल की जो शिक्षा होती है वो भी दी जाती है। हमारे बच्चों को इस तरह की किसी भी एजुकेशन की जरूरत नहीं है। समान शिक्षा का अधिकार भारत के हर बच्चे को है। किसी को भी इस तरह के मदरसे में, स्कूल में रहने की आवश्यकता नहीं है जहां पर उनको एक टनल व्यू में बांध कर रखा जाए और वो किसी लायक ना। आप ये देखिए कि आप पूरे इसका ब्रॉडर आप कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, तो ये बच्चे भारत के लिए ह्यूमन कैपिटल नहीं बल्कि एक ह्यूमन बर्डन बन रहे हैं। हमारे लिए जो जिस तेजी से बढ़ता भारत है, हमारे जो ह्यूमन कैपिटल है वो हमारा सबसे एक इम्पॉर्टेंट, या फिर हम उसको प्राइड मानते हैं कि हमारे जो स्किल्ड वर्क फोर्स है उसको दुनिया भर में इतना अप्रिशिएट किया जाता है। तो अगर आप सोचिए इतनी बड़ी मात्रा में इतने बड़े फंड के इस्तेमाल के साथ ये बच्चों पर इस पे खर्च होता है, ना तो उनको खाना मिलता है, ना उनको सुरक्षित एनवायरनमेंट मिलता है,
ना ही वो किसी लायक बन पाते हैं। अब सोचिए देश के लिए तो क्या ही करेंगे, वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। कितने बच्चे यहाँ से निकलकर कुरान और मस्जिद में इमाम बनेंगे, इतनी सारे, इतना तो काम ही नहीं है। तो फिर सरकार को ये सोचना होगा कि हम अपने देश के बच्चों का भविष्य बिल्कुल उसको सिक्योर रखें। हमारे देश में पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है और इस तरह की राजनीति ऑफ कोर्स, और ये उम्मीद भी हम आज की सरकार से ही कर सकते हैं, मोदी जी से, योगी जी से, हेमंत बिस्वा शर्मा से कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा तो उम्मीद भी नहीं है, वरना तो ये सारी चीजों पे बोल भी नहीं पाते थे। तो मैं एक ऐसे भारत की कामना करती हूँ जहां पर वाकई में समान शिक्षा का अधिकार और वो समान शिक्षा हर भारत के बच्चे को मिल रही हो, ना कि मदरसे में एक गरीब मुसलमान का बच्चा जाए और उस मदरसे में उन बच्चों के नाम पर फॉरेन से भी फंडिंग आए कि भाई भारत में मुसलमान पर बड़ा जुल्म हो रहा है, सरकार जो है मुसलमानों को पे जुल्म करती है, जेल में डालती है, थोड़ा सा फंड दे दीजिए। वहां से भी अरबों करोड़ों आते हैं, सरकार से भी फंड ले लेते हैं और वो बड़े नेता भी बन जाते हैं, वो मौलाना भी होते हैं। तो उनकी तो हर तरफ से बल्ले बल्ले है और हमारे जैसे लोग जो है वो बोलते रह जाते हैं कि भाई देश में गलत हो रहा है। तो मुझे लगता है कि चाइटा ये फैसला सरकार को लेना होगा कि इस तरह के जो भी इदारे चल रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। भारत के मुसलमानों को किसी भी तरह की मदरसे की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल सही। और एक चीज चलते चलते सर, क्योंकि आप एक महिला हैं और मैं एक अंबर जी से बात कर रहा हूँ। ईरान में कौन सी सरकार रहे, किसका रिजीम आए, किसका रिजीम जाए, निश्चित तौर पर ये ईरानियों का मसला है, उन्हें ही हल करना चाहिए। लेकिन अब चूंकि हमारे यहाँ बड़ा, आपने उसको बताया ही कि हर गली मोहल्ले पैसे से लेके भावनात्मक रूप से सारे रिश्ते हैं, तो हम भी थोड़ा सा दखल दे देते हैं और आपके साथ दखल देते हैं। ईरान में अंडर मुल्ला रिजीम ईरान की महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ, ईरानियों के साथ जो कुछ भी हुआ, एक महिला के रूप में अंबर जैदी, और जो कि मैं तो आपको सीधे, आप न चाहें तो भी मैं आपको जबरिया रिप्रेजेंटेटिव बना रहा हूं भारतीय मुसलमान महिलाओं का। जब आप ईरान के लिए यहाँ पर तमाम चीजें करते हैं, पैसे से लेके और भाव तक का समर्थन करते हैं, तो क्या हमें उसकी याद नहीं आती कि कितने ईरान के लोगों की हत्याएं इसी मुल्ला रिजीम ने किया, महिलाओं के साथ क्या किया? इसको लेके भारत की मुसलमान महिलाओं को क्या सोचना चाहिए? मैं अंबर जी के जरिए चलते चलते जानना चाहूँ। तो हमेशा मेरा इस पे स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है। मैं हमेशा ईरान की महिलाओं के साथ रही हूँ और किसी के भी साथ इस तरह का जुल्म ज्यादती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जो कुछ यूएस इजराइल ने किया, वो कहीं ना कहीं, हम तो छोड़िए, हम तो अपने देश में बैठकर आवाज उठाते हैं 3 तलाक जैसे कानूनों के खिलाफ, और हमारी देश की सरकार कानून भी बना देती है। तो हमारी ही देश की स्थिति है और हम अपने देश में बैठकर बड़े बदलावों की मांग भी कर सकते हैं, शिकायत भी कर सकते हैं और उनकी उम्मीद भी कर सकते हैं कैसा हो आगे निकलेगा। लेकिन ईरान में आप देखिए, एक तरफ तो यूएस ये नैरेटिव बना रहा था कि भाई ईरान की महिलाओं के लिए हम ईरान की जनता के साथ आ रहे, वो एक दूसरी तरफ बच्चों के स्कूल पे भी उन्होंने टॉमहॉक मिसाइल चलाया, तीसरी तरफ आपने लगातार इतने आपने वो चलाई, जो फैक्शंस क्रिएट हुए थे वो सब बैक टू पेविलियन 1 हो गए। आज ठीक है, जो वहां पर आपको जो हमें वो नजर आते थे फैक्शंस, चाहे वो जूस हो, क्रिश्चियंस हो, महिलाएं जो लिबरल, जिनको अपने अधिकार चाहिए थे, आज सबको ये लगता है कि भाई हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में, हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो गया। सब एकजुट होकर वापस एक साथ आ गए हैं। आज यहाँ पर जो ईरान, यूएस चाहे कुछ भी बोले कि हम ईरान की जनता के साथ है, आप लगातार बच्चों पे अटैक करेंगे, आप लगातार मिसाइल चलाएंगे, तो उनको तो ये लगेगा ना कि आप उनके खिलाफ है। और बात भी यही सच है, क्योंकि आपका उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप पेट्रो डॉलर को सिक्योर करें, क्योंकि यूएस इकोनॉमी खतरे में है, आपको अपनी हेजेमनी की, क्योंकि ऑफकोर्स हम सब जानते हैं कि अमेरिका इतना बड़ा कोई ह्यूमैनिटेरियन नहीं है। वेनेजुएला में उन्होंने ये किया ताकि वो चाहते हैं कि पूरा पेट्रो डॉलर और ये सारी चीजें उनके कंट्रोल में रहें। यूएस इकोनॉमी पूरी तरह से चैलेंज है, तो ये सारा खेल तेल का है और पेट्रो डॉलर का है, और वो यही सब उसी के चलते उन्होंने किया। महिलाओं की बात है, भारत हमेशा इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाता है, भारत गलत को गलत कहता है, चाहे अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ हो, ईरान की महिलाओं के साथ हो, भारत उन महिलाओं के साथ हो रही हिंसा के खिलाफ है। और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान हो या ईरान हो, भारत ने हमेशा उन लोगों को जनता के साथ खड़ी रही है, और यही वजह है कि आप अफगानिस्तान चले जाइए, हमारा पीपल टू पीपल कनेक्शन इतना स्ट्रांग है। आप अफगानिस्तान चले जाएं, लोग भारतीयों के दीवाने हो जाते हैं। तो ये हमारी जनता और हमारे देश की सरकार ने जो किया है,
वो उसका नतीजा है। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान यूएस को लेकर सेंटिमेंट्स देखिए, क्योंकि जिसने जो किया है उसको वैसा ही उसका फल या उस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है कि आज के माहौल में वो जो इम्पोर्टेंट मुद्दे थे पूरी तरह से डाइल्यूट हो चुके हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा माहौल बेहतर हो, चीजें स्टेबलाइज हो, शांति आए, तो ईरान की महिलाओं की भी बात हो जो उनके साथ इनजस्टिस होता आ रहा है। बिल्कुल अंबर जी, जिस साफगोई से आपने सारे पॉइंट्स को, और मुझे लगा मैंने कुछ आड़े टेढ़े पॉइंट भी आपके सामने रखे, और जिसको आपने एड्रेस किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर अंबर जी की बात आपको तनिक भी सार्थक लगी हो कि इसे आगे बढ़ाना चाहिए तो आगे जरूर बढ़ाइएगा। तो आज की चर्चा अब यहाँ समाप्त करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है इसके लिए धन्यवाद, अगर नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ताकि अंबर जी जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन सीधे मिले, इसलिए बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा। तो आज की चर्चा के लिए अंबर जी को धन्यवाद देते हैं, और इसी के साथ मुझे यानी अवनीश और अंबर जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।